दोस्तों, पिछले किस्त में आपने देखा कि गुमान की भाभियाँ उसके निखट्टूपन से चिढ़कर और उसके ठाट बाट को देखते हुए जल के राख होने लगती है और इसी जलन के मारे वे गुमान के सारे कपड़ों पर किरासन का तेल छिड़क कर आग लगा देती है। भानु चौधरी इस सारी परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते हैं। वे समझते हैं कि यह द्वेषाग्नि है जो घर को जलाकर बुझेगी। अब आगे यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और गुड़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटी की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कोर खिलाओ और चांदी के हिंडोलों में झुलाओ। हमें न इतना बूता है न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बांट बखरा कर दीजिए। भला से चार आदमी हंसेंगे, अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवें। नीतिज्ञ बितान पर इस प्रबल वृत्तिकता का जो असर हुआ वह उनके विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनकूला या गैर मनकूला आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नज़ीरें मौजूद है। जमींदार को साकी तुल मिल्कियत करने का कोई इस्तेहकाक नहीं है। अब मंद बुद्धि सान की बारी आई, पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गुड़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्य वक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे। तन ढांकने को वस्त्र तक न मिले और कोई सुख की नींद सोए। हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए। ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निवाह न होगा। सान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जन मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पिसना बदा हो वह पिसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की इस तरह
इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2 दिन 3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी।